दर्शकों, आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि बहुजन समाज में जो लोग हैं वो लोग राजनीति में भी आ रहे हैं। लेकिन जो कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये कहानी है सोमनाथ जी की। कहानी ऐसी है कि सोमनाथ जो हैं वो सीनियर लेक्चरर थे, लेकिन जैसे ही 2024 में वो रिटायर होते हैं उसके बाद वो राजनीति की तरफ रुख करते हैं। इसके पीछे की मंशा क्या है कि चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ जाना और बहुजनों की सोच को समझना और समाज सेवा के लिए रिटायर आते ही घर से निकल पड़ना। बड़े सारे लोग हैं जब रिटायर होते हैं तो वो कहते हैं कि 60 साल काम किया, अब आराम करेंगे, परिवार के साथ टाइम व्यतीत करेंगे, परिवार को समय देंगे। लेकिन इनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जानने का प्रयास करते हैं, कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते। और आप लोग जो मढ़ विधानसभा के लोग हैं, जिनके ये उम्मीदवार आज़ाद समाज पार्टी के बन के आए हैं, जो लोग नहीं जानते इनके बारे में, तो उनको आज हम बताने जा रहे हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है और राजनीति में आने का और उससे पहले का सफ़र क्या है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में आपका। हाँ, जय भीम, जय भारत, जय भारत का संविधान। सर, मैं सोमनाथ, गांव सजादपुर कन्हैया जी, तहसील मढ़ का रहने वाला हूँ। और मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरी 3 बहनें, 2 भाई हैं। एक भाई मेरा एक्सपायर हो चुका है, एक टीचर डिपार्टमेंट एजुकेशन से टीचर एज ए टीचर वो रिटायर हुआ है जी। तो मेरी जो एजुकेशन है, प्राइमरी तो इधर ही की है मैंने, गांव सजादपुर पूपा में। और मेरी हाई स्कूल की जो पढ़ाई लिखाई है वो मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल, उस समय हाई स्कूल था गोवनासा। हायर सेकेंडरी मेरी हरि सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल है। तो कॉलेज जो है वो मेरा कॉमर्स कॉलेज, वहाँ से मैंने बीकॉम की। उसके बाद मैंने एमकॉम जो है वो रेगुलर जम्मू यूनिवर्सिटी से की। मेरी एमकॉम जो है वो 1987 में हुई थी। उसके बाद मैं कंपटीशन में लग गया। तो उस दौरान मैंने अपनी बीएड की भी जो है वो डिग्री पास कर ली। तो थोड़ा समय मैंने एज ए केवी में एज ए पीजीटी कॉमर्स किया है काम। तो 99 में मेरी एज ए टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब लग गई। तो जो मुझे उस समय स्कूल मिला वो स्कूल हवा में था, यानी कि वो ग्राउंड लेवल पर उसका कोई बिल्डिंग नहीं थी, लोगों को कोई उसका पता नहीं था। लेकिन वो स्कूल प्राइमरी स्कूल स्मेल पर तहसील मढ़ में ही था, तो मेरे गांव से कोई 1 किलोमीटर दूर। तो मैंने वहाँ पर जाकर सभी लोगों को बुलाया कि आपके जहाँ पर एक स्कूल खुला है, मैं वहाँ पर टीचर लगा हूँ, तो आप अपने जो बच्चे हैं वो मेरे पास भेजो। फिर मैंने वो बच्चे जो हैं वो फर्स्ट से लेकर 5th तक प्राइमरी स्कूल बनाया। लगभग मैंने हर क्लास के बच्चे जो है वो उस समय मुझे याद है कि 103 बच्चे मैंने इकट्ठे किए, फर्स्ट से लेकर 5th तक। तो मैं सिंगल ही टीचर था। अच्छा, अकेले थे आप? हाँ, सिंगल ही टीचर था। तो उसकी कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं। तो फिर मुझे एक मंदिर मिला, वहाँ पर मैंने वो मंदिर में लगभग कोई 2-3 साल जो है वो मंदिर में रहा। उसके बाद मैंने जेडीओ से कई बार कहा कि सर किसी न किसी ढंग से कोई बिल्डिंग रेंट पर ही मिल जाए, लेकिन वो रेंट की बात नहीं कही, किसी ने भी नहीं की, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नहीं सुनी। तो हुआ क्या कि उस समय एक जेडीओ तारा देवी थी, तो उन्होंने मुझे जोनल रिसोर्स पर्सन बना दिया सर्व शिक्षा अभियान के अंदर। तो वो मुझे लगता है कि वो 2003 में मैं जोनल रिसोर्स पर्सन बन गया। तो वहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान के अंदर 2 टीचर जो है वो लगा दिए गए। फिर थोड़े समय के बाद एक और टीचर का वहाँ पर ऑर्डर हुआ। तो वो स्कूल जो था जिसको मैंने 3 साल लगाए, बच्चों को इकट्ठे किया, मेरे रिसोर्स पर्सन बनने के बाद 3 लोगों को स्मेल पर के ही लोगों को, बच्चों को
जॉब मिली, रोजी रोटी मिली। तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्कूल जो था वो बच्चे निकल गए, टीचरों को दूसरे स्कूलों में एडजस्ट कर दिया गया। तो मैं तो जूनियर रिसोर्स पर्सन था, तो 2004 में मैं एज ए कॉमर्स का लेक्चरर बन गया। मेरी पोस्टिंग जो थी वो हायर सेकेंडरी स्कूल राब्ता में हो गई। राब्ता में मैंने कोई 4 साल वहाँ पर एज ए पीजीटी कॉमर्स काम किया। वहाँ पर भी कॉमर्स के बच्चे नहीं थे, वहाँ पर मैंने कॉमर्स के बच्चे बनाए, तो उनको पढ़ाया। इसके बाद मेरी ट्रांसफ़र हरी सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल, फिर उसके बाद हरी सिंह से मैं दोबारा मड अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मड हायर सेकेंडरी स्कूल में एज ए कॉमर्स लेक्चरर के रूप में आया। वहाँ पर मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि मेरा एक ऐसा सब्जेक्ट था कि जिसमें 3 सब्जेक्ट जो हैं वो पढ़ाने पड़ते हैं एक लेक्चरर को। तो 11th क्लास और 12th क्लास जिसमें 6 सब्जेक्ट बनते थे, तो मैंने उनका टाइम टेबल जो था वो ऐसे ढंग से बनाया था कि 11th और 12th क्लास के कॉमर्स के बच्चे जितने भी थे मैं ही उनको पढ़ाता था, क्योंकि एक ही पोस्ट ज़्यादातर स्कूलों में कॉमर्स की होती है। तो उसके बाद कोई 2-2.5 साल के बाद फिर मेरी ट्रांसफ़र हो गई। फिर मैं सेंट्रल बेसिक में गया, सेंट्रल बेसिक से मेरी उधमपुर ट्रांसफ़र हो गई। उधमपुर के बाद मैं नवाबाद स्कूल, फिर मुझे मड में आने का मौका मिला। तो जब मैं दोबारा मड में आया, तो पहले ही टेन्योर में जब मैं आया था मड में, तो उस समय मैं सीनियर लेक्चरर बन गया था। 2008 में मैं सीनियर लेक्चरर बन गया था। तो 2019 में मैं दोबारा मड आया, तो मड में सीनियर लेक्चरर के साथ साथ मुझे वाइस प्रिंसिपल भी बनाया गया। तो प्रिंसिपल की एब्सेंसी में मुझे एज ए प्रिंसिपल का काम भी करना पड़ता था, अपनी क्लास भी लेता था। और ज़्यादातर बात थी कि मेरे पास 12th का चार्ज था। तो नेचुरली होता क्या है कि जब बच्चा 9th में स्कूल में आता है तो वही 10th में प्रमोट होता है, 11th में प्रमोट, फिर 12th में वो जाता है। तो उस समय बच्चे को उसके जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं, टीसी, करैक्टर, मार्क कार्ड, जितने भी होते हैं वो मेरे से ही निकलते थे। उससे क्या होता था कि बच्चे जो हैं वो साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम के सारे मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए थे। और मैं वाइस प्रिंसिपल भी था, तो बड़ा मुझे अच्छा लगता था। और मैं सारा दिन जो है मेरा बिजी रहता था बच्चों के साथ ही। तो कभी कभार मुझे प्रेयर में, असेंबली में बोलने का मौका मिलता था, तो मुझे बच्चे व स्टाफ बड़े अच्छे ढंग से सुनते थे जिस भी टॉपिक पर मैं बोलता था। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता था, बड़ा दुख होता था कि बच्चों का प्रेयर तो ज़रूरी है, पर प्रेयर के बीच में बहुत ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी, जहाँ बड़े सारे इम्पॉर्टेंट डे पर बोलना पड़ता था। तो उससे बच्चों का जो पहला पीरियड में थोड़ा सा लॉस होता था। तो इस तरह भी बड़ी सारी जो है वो स्कूलों में इंफॉर्मेशन रिलेटिंग, जहाँ कभी प्लांटेशन ड्राइव, कभी स्वच्छ अभियान, इस तरह का जो बर्डन है वो स्कूलों में होता था। तो उससे मैं सोचता था कि ये जो बच्चों का जो पढ़ने का समय है ये इनका वेस्ट होता है। तो मतलब लिमिट से ज़्यादा जो है वो एक्टिविटी हैं आज स्कूलों में, और ये पहले नहीं होती थी, ये पिछले कोई 10 साल से ही हो रही हैं। लेकिन ये आपका रहा नौकरी का दौर, हाँ। जिस दौरान आपने ये एक्सपीरियंस जो हमारे साथ शेयर किया, जिसे आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि अब ये राजनीति में आए हैं और अब राजनीतिक पहलू की बात करते हैं कि राजनीति की ओर क्यों आए। आप लोगों ने पहचान लिया इनका फैमिली बैकग्राउंड, इनको ये कहाँ से हैं, ये सब आपको पता चल गया, क्योंकि ये लोकल हैं यहाँ से। ये सबसे बड़ी चीज़ थी। जो इनके स्टूडेंट हैं वो भी आज अगर इस इंटरव्यू को देखेंगे तो उन्हें याद आएंगे वो पल जो इनके साथ बिताए होंगे। लेकिन अब आप अपने टीचर को राजनेता के रूप में भी देखने जा रहे हैं। अब राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ है सर। नौकरी का दौर आपने बताया,
लेकिन क्या पहले से था मन में कि रिटायरमेंट के बाद मैंने राजनीति में जाना है और राजनीति में जाने के बाद लोगों की इस तरीके से सेवा करनी है? सर थोड़ा थोड़ा मेरा मन था, लेकिन कुछ मेरे ऐसे साथी मुझे इनकरेज करते थे कि आप रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे। तो मैंने यही सोचा था कि यार मैं समाज में जो भी आजकल बहुत सारी बुराइयां जो हैं वो चल रही हैं, बच्चे जो हैं वो कार्ड वगैरह खेलते रहते हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, तो मैं कोई ना कोई सुधार के लिए ही निकलूँगा, क्योंकि मुझे घर पर बैठना नहीं है। तो ये मेरे मन में चलता ही रहता था। लेकिन 2 महीने रिटायरमेंट के 2 महीने बाद मैं कुछ बड़ा सोच में पड़ गया कि मैं कहाँ जाऊँ, किस पार्टी में जाऊँ। जब मैं सराउंडिंग में देख रहा था तो इतने में इधर जो है वो रिजर्वेशन भी हो गई थी, माड़ी जो कॉन्स्टिट्यूंसी इसमें रिजर्वेशन। तो जो लोग कैंडिडेट के रूप में बड़ी बड़ी पार्टियां, जो अपने आप को बड़ी बड़ी पार्टियां, पुरानी पार्टियां मानती हैं, तो उसमें जो मैंने कैंडिडेट सुन रहा था कि उसने भी फॉर्म भरा है, उसने भी भरा है, उसने ही भरा है। तो इसी तरह बीजेपी का भी मैंने देखा, जहाँ दूसरे लोगों का भी देखा। तो फिर मैंने मन ही मन में सोचा कि अगर इस तरह के लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में आएंगे, हमारे नेता बनेंगे, तो ये समाज का क्या सुधार करेंगे, है ना। जिनको किसी चीज़ का पता ही नहीं है, जो अपने राइट्स के लिए कहीं बोल नहीं सकते, जिनको बोलना तक नहीं आता, तो ये हमारे एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का उधर कईयों को तो ये भी नहीं पता होगा कि एमएलए की फुल फॉर्म क्या है। तो ये क्या सुधार करेंगे। तो फिर जो पार्टियां, जो पुरानी पार्टियां थी, इनके जो हम काम जो थे वो काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, क्योंकि जो मास्टर लोग होते हैं जब ग्रुप में बैठते हैं तो नेचुरली उनको सारी खबर होती है। कई बार मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी बना, तो सारा कुछ तो मेरी निगाह में था ही। तो फिर मैंने सोचा कि कोई ऐसी पार्टी मिले जिसमें समाज की बात की जाए, गरीब समाज की खास करके। और गरीब समाज जो है उसकी कोई जात नहीं होती। गरीब समाज ब्राह्मण में भी है, राजपूत में भी है, क्षत्रिय में भी है, हर जात में गरीब समाज है। तो उनकी सुनवाई जो है वो कोई नहीं करता, क्योंकि वो गरीब है, उनसे कोई ना तो बात करता है, ना उनको कोई सरकारी लाभ मिलता है। तो मुझे कोई ऐसी पार्टी मिल जाए। तो कई बार मैं ये सोचता था कि बीएसपी पार्टी जो है मैं इसका दामन पकड़ूं, लेकिन उसका भी जो मुझे दिख रहा था पिछले कुछ अरसों से कि वो भी खामोश बैठी हुई थी, उसका भी ग्राउंड लेवल पर कोई इतना काम नहीं हो रहा था, कोई वर्कर या वोटर उसकी चर्चा नहीं करता था। तो कुछ मेरे साथी जो हैं उनने मुझे आज़ाद समाज पार्टी के लिए प्रपोज़ किया। तो वैसे तो मैं इस आज़ाद समाज पार्टी के जो फाउंडर हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनका हम पार्लियामेंट में देख ही रहे थे, सुनते भी हैं कि वो आज गरीब समाज की बात करते हैं। उनका कहना है कि जब सभी लोग भारत में रहते हैं तो फिर भारत जो है वो हजारों की जातों में क्यों बंटा हुआ है। हमें हमारी एक ही जात होनी चाहिए, वो होनी चाहिए भारतीय। तो फिर वो जात पात को लेकर इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है, लोगों को नीचा दिखाया जाता है, जात को बोलकर एक किस्म की गाल दी जाती है। तो जब हमें सभी को एक समान वोट का अधिकार दिया गया है, हम सभी लोग अपना एक समान वोट देकर नेता चुनते हैं, तो इक्वालिटी दी गई है, वो संविधान में इक्वालिटी दी गई है, तो फिर सामाजिक जो है समानता वो क्यों नहीं दी गई है। अब आज़ाद समाज पार्टी ने आपको मैंडेट भी दे दिया, नामांकन पत्र भी आपने दाखिल कर दिया, अब प्रचार भी जोरों शोरों से आपका चल रहा है। तो मान लीजिए कि अगर जनता आपको अपना नेता चुनती है, जिता देती है, तो मैं चंद शब्दों में जानना चाहता हूं कि क्या करेंगे आप, क्या बदलाव चाहते हैं जो सबसे प्रायोरिटी पे रहेगा। मैं सबसे पहले जो लोग
जिनको सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिला, उनको एक एक करके उनकी मैं लिस्ट बनाकर गांव गांव में जाकर उनको जो भी सरकार की तरफ से फ़ायदे मिलते हैं उनको दिलवाऊंगा। जो लोग बेरोज़गार हैं उनको मैं उनकी काउंसलिंग करके उनको कोई ना कोई प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए, जहाँ वो बैंक से लोन लेकर कोई ना कोई वो काम शुरू करे, उनके लिए उनको मैं गाइड करूँगा। जो लोग ओवर एज हो रहे हैं, ओवर एज हो चुके हैं, उनको भी मैं नई नई स्कीमें के साथ उनको अवेयर करूँगा। और ज़्यादातर मैं यूथ को, जिसमें हमारी बेटियां और भाई मेल और फीमेल, उनको मैं राजनीतिक में आने के लिए कहूँगा कि वो राजनीतिक में आए और अपने अधिकार के लिए खुद संघर्ष करें। और दूसरा मैं समानता की बात करूँगा कि अगर जैसे हमारी बेटियां हैं, बहू हैं, बहनें हैं, उनको कानूनी तौर पर संविधान ने उनको पूरे अधिकार दिए हैं, समानता दी है। आज हमारी बेटियां जो हैं, बहू जो हैं, वो टीचर से लेकर आईएएस ऑफिसर बन रही हैं, पंच से लेकर सरपंच से लेकर एमएलए, मिनिस्टर तक, वो प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट तक बन रही हैं। तो ये जो लाभ है उनको संविधान ने दिया है। लेकिन समाज जो है, चाहे हमारी बेटी आईएएस क्यों नहीं है, डॉक्टर क्यों नहीं है, इंजीनियर क्यों नहीं है, उसको वो एक औरत या लड़की की निगाह में ही देखता है। जब भी मौका मिलता है तो समाज उसको कहीं ना कहीं टार्च कर ही लेता है। तो इस पर भी मैं जो है वो कमेटियां मैं बनाऊंगा और अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इसके ऊपर भी उनको अवेयर करूंगा कि समाज में भी आपको पूरी समानता मिलनी चाहिए। जैसे कि देखो, एक औरत जो है उसी का काम है वो रोटी बनाए, क्यों एक जो मेल है उसका क्यों नहीं है ना? चाहे वो थकी है, चाहे वो बीमार है, चाहे वो कुछ भी है, तो उसी की ड्यूटी लगी है कि सुबह भी उसको खाना बनाना है, किचन में जाना है, वही बर्तन धोएगी, वही रोटी बनाएगी, शाम को भी उसने ही जाना है। इसमें एक आखिरी सवाल मैं जोड़ने जा रहा हूँ। परिवार का सपोर्ट कैसा मिल रहा है? क्योंकि अभी आप रिटायर आए थे, परिवार सोचता है कि ठीक है आप अभी रिटायर आए हैं, कुछ पल हमारे साथ बिताइए, हमारे साथ रहिए, पूरी उम्र तो 60 साल दे दिया आपने डिपार्टमेंट को, तो अब हमें भी कुछ समय दीजिए। अब वो राजनीति में आपका सपोर्ट कर रहे हैं या चाहते थे कि आप उनके साथ समय बिताते? हाँ सर, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। तो मेरा जो परिवार, मेरी यहाँ 2 बेटियाँ हैं, एक बेटा है। तो दोनों बेटियों की मैंने शादी कर दी है। बेटा मेरा जो है वो स्टडी में है, कंपटीशन की तैयारी में है। तो मेरी मिसेज जो है वो केवी में जॉब करती है। तो सभी लोग जो हैं वो अपने अपने जगह पर चले जाते थे। उनको उल्टी मेरी चिंता हो गई थी कि पहले तो ये भी ड्यूटी में चले जाते थे, अब ये घर पर बैठ के हैं तो क्या करेंगे। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि आपने जो स्टेप लिया है ये बहुत अच्छा लिया है, कम से कम हम आपको बिजी देखना चाहते हैं। तो वो मुझे फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों बेटियां मेरी जो है वो इलेक्शन तक मेरे घर पर आ गई हैं। मेरी मिसेज ने भी छुट्टियां ले रखी हैं, मेरा बेटा मेरे साथ चल रहा है। तो बड़ा मज़ा हमें आ रहा है कि हम गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरे स्टूडेंट्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे दोबारा जो मौका मिल रहा है, मुझे जीतने का, हारने का कोई फ़र्क नहीं है। मैं जीतूं तो तब भी मुझे इतनी खुशी नहीं होगी, अगर मैं हारूंगा तो तब भी मुझे इतनी गमी नहीं होगी। मेरा जो टाइम निकल रहा है उन बच्चों के साथ, उन लोगों के साथ जो जिनकी मैं छोटी छोटी जो प्रॉब्लमें हैं उनको देख रहा हूँ। तो मैं उनको नहीं भी, अगर मैं एमएलए नहीं भी बनता तो तब भी मैं उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लमें जो है वो हल करवा सकता हूँ, क्योंकि लोगों का साथ होगा तो हर एक प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन निकल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए, अपना कीमती समय आपने हमें दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमारे साथ सोमनाथ जी थे, आज़ाद समाज पार्टी के ये मढ़ विधानसभा के उम्मीदवार हैं। लोगों से ये मिल रहे हैं और बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि मुझे जीतने की इतनी खुशी नहीं होगी और मैं अगर हारता हूँ तो हारने का इतना गम भी नहीं होगा, क्योंकि
मैं समाज सेवा के लिए घर से निकला हूँ। जब समाज सेवा के लिए आप निकलते हैं फिर उसमें आपको स्वार्थी नहीं होना चाहिए। आपको समाज के बारे में सोचना चाहिए, लोगों की सेवा के बारे में सोचना चाहिए, लोगों के काम कैसे करने हैं इसके बारे में सोचना चाहिए। परिवार का भरपूर समर्थन इन्हें मिल रहा है राजनीति में, और ये भी राजनीति में एक्टिव हैं। नौकरी का जैसे ही समय ख़त्म हुआ, जैसे ही ये रिटायर हुए, उसके बाद राजनीति में अब ये आए हैं और आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं और लोगों के बीच में अभी ये काम कर रहे हैं। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें अब तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता ज़िंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।